हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गौरव ई स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और आई होप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज ठंड भी काफ़ी है, इसलिए घर पे ही रहें, बाहर ना निकलें। चलिए, आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी का टॉपिक, जो कि यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी टेट सारे वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं वर्णमाला से। किससे? वर्णमाला से। आपको पता होगा वर्णमाला का जो टॉपिक है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन, मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन तो आता ही आता है, और कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्णमाला क्या होती है। क्या है वर्णमाला, जिसको हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। यानी जो हमारी हिंदी वर्णमाला है उसमें हमारे कुल कितने 52 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं? कुल 52 लेटर्स, आपको पता होगा। जिसमें से 39 क्या हैं? आपके व्यंजन हैं, और बाकी के 13 जो हैं वो क्या हैं? स्वर हैं। इस तरह से कुल कितने हो जाते हैं? 52 वर्ण हो जाते हैं। राइट, इस बात को याद रखें। तो अब बात आती है कि वर्णमाला कहते किसको हैं। तो वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह है। क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह। जैसे आपने देखा होगा अ, आ, ई, ये सब क्या है? ये सब वर्ण हैं। क्या है? वर्ण है। इनके व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, या इसको दूसरे रूप में हम बोल सकते हैं कि लिपि चिन्हों के का व्यवस्थित समूह। लिपि चिन्हों का व्यवस्थित समूह को भी हम वर्णमाला कहते हैं। इस बात को आप याद रखे पूछ सकते हैं। अच्छा, अब लिपि चिन्ह क्या होता है? तो देखिए, कोई भी भाषा होती है उसकी एक लिपि होती है। क्या होती है? लिपि। लिपि का मतलब क्या होता है? उस भाषा को लिखने का जो तरीका होता है उसे हम लिपि कहते हैं। जैसे हमारी हिंदी लिपि है, तो हिंदी भाषा है, इसकी लिपि है, आपने देखा होगा, देवनागरी। एग्जाम में पूछा जाता है देवनागरी। जो हम लिखते हैं हिंदी में, जो कुछ भी लिखते हैं, जैसे मैंने ये हिंदी में वर्णमाला लिखा हुआ है, तो ये लिपि देवनागरी में लिखा हुआ है। राइट, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने हिंदी में बोला ए, तो आप हिंदी में ए इस तरीके से लिखेंगे, और इंग्लिश में इसी ए को आप इस तरीके से लिखेंगे। राइट, मैंने हिंदी में बोला ओ आप ऐसे लिखते हैं, और इंग्लिश में ओ आप इस तरीके से। तो यही जो लिखने का तरीका है, यही क्या है? लिपि कहलाती है। किसी भी भाषा को लिखने का एक तरीका लिपि कहलाती है। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो हमारी जो हिंदी भाषा है, इसी की लिपि का नाम है देवनागरी, और अंग्रेजी की लिपि जो होती है वो होती है आपकी रोमन लिपि। इसको क्या बोलते हैं हम? रोमन लिपि। राइट, चलिए, तो इससे समझ आया कि हमारी जो हिंदी है उसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। आपको ये बात, संस्कृत की भी लिपि क्या है? देवनागरी ही है। उर्दू जो भाषा होती है उसकी लिपि होती है फारसी। राइट, इस बात को आप ध्यान रखें। चलिए, तो वर्णमाला के बारे में आपको पता चला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला, या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि वर्ण क्या होता है। आखिर हमें जानना चाहिए कि वर्ण है क्या चीज़। राइट, तो वर्ण जो होता है वो ध्वनि का लिखित रूप होता है। जैसे मैंने बोला किसी ने बोला, तो ये हो गई ध्वनि, मुंह से निकली हुई बात, और इसको मैंने लिख दिया तो ये क्या हो गया? इसका लिखित रूप इस तरीके से। यदि मैंने बोला, यदि आप जब तक इसको लिखोगे नहीं तब तक थोड़े ना पता चलेगा किस तरीके से। कोई और तरीके से भी लिख सकता है। राइट, तो इस तरीके, हिंदी में हमने इस तरीके। तो यही है वर्ण। क्या है? ध्वनि का लिखित रूप होता है, और यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता। यानी वर्ण से, जो मुंह से हमने बोला, इससे छोटा क्या कुछ हो सकता है? नहीं, इससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता। राइट, तो ये बात समझे। जो वर्ण पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। और वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिपि के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि लिपि क्या है? ध्वनि को लिखने का एक तरीका है। हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, और उर्दू भाषा की जो लिपि है वो फारसी है। राइट, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी। वर्ण से मिलकर के अक्षर बनता है, अक्षर से बनता है शब्द या पद। शब्द और पद में क्या फर्क है, इस बात को समझ लें। जैसे मैंने लिखा केवल राम, केवल राम मैंने लिखा, तो ये आपका शब्द है। यदि इसी को मैं लिख दूं राम आगरा जाता है, राम आगरा जाता है, तो इस सेंटेंस में ये जो शब्द है ये पद के रूप में कार्य करेगा। तो जब कोई शब्द इंडिविजुअली यूज होता है तो वो शब्द होता है। जैसे मैंने आगरा लिख दिया, तो आगरा यहाँ पर क्या है?
अभी शब्द है, लेकिन इसको मैंने लिखा राम आगरा जाता है, तो यहां सेंटेंस में ये पद कहलाएगा। क्लियर हुई बात? शब्द और पद में अंतर समझ में आया? ओके। अब शब्द और पद के मिलने से पदबंध बनता है, जिसको हम फ्रेज कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है उसको हम फ्रेज कहते हैं। और पदबंध के समूह से क्या बनता है? उपवाक्य मिलता है, और उपवाक्य से बनता है वाक्य। ठीक है, तो वाक्य क्या है? भाषा की सबसे सार्थक इकाई है। राइट, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य है, इन अनदर वर्ड, दूसरे शब्द। अब इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है, वो ऑप्शन है, वो पूछेगा कि बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब जरूरी आपको देखना है वर्ण, उसने दे दिया ऑप्शन में अक्षर, शब्द, पदबंध, उपवाक्य। अब आपको देखना है, इसमें से समझना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब आप इस केस में अक्षर लगाओगे। क्या लगाओगे? अक्षर। वैसे तो वर्ण होती है। अच्छा, यहां ध्यान रखें, इस वर्ण को हम ध्वनि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्वनि। तो कभी कभी वो एग्जाम में ये भी दे सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, ऑप्शन में उसने क्या दे दिया? ध्वनि ए, और बी दे दिया उसने वर्ण, अक्षर। ठीक है, तो उस केस में फिर आपको ध्वनि लगानी है, आपको अपने आप ही समझना है कि ध्वनि जो है हमने बोला है, वर्ण क्या है? उसका लिखित रूप है। तो ये देखना पड़ेगा। वर्ण और ध्वनि लगभग समान ही होते हैं, एक ही बात होती है वर्ण और ध्वनि की। राइट, और ये दोनों चीजें ऑप्शन में दी हों तो आप ध्वनि भी लगा सकते हैं। राइट, चलिए आगे देखते हैं। तो यहां से पता चला आपको भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। इसके साथ में ऑब्लिक करके ध्वनि भी लिख लें, दोनों चीजें ध्वनि। राइट, और सबसे बड़ी इकाई हो गई वाक्य, या इसको हम भाषा की सार्थक इकाई भी बोलते हैं। अब समझते हैं थोड़ा सा हम वर्ण और अक्षर में क्या फर्क होता है। वर्ण और अक्षर में थोड़ा सा आप फर्क समझने की कोशिश करें स्टूडेंट्स, ये बहुत ही जरूरी है। जैसे समझिए, ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है कलम। क्या लिखा हुआ है? कलम लिखा हुआ है। तो इस कलम में कितने वर्ण हैं और कितने अक्षर हैं, इस बात को क्लियर कर लें। कभी कभी हमें ये लगता है कि ये एक ही चीज है, नहीं। देखो, अक्षर का मतलब क्या होता है और वर्ण में आपको समझना है। तो इस कलम में हमने देखा कि जो क, ल और म, ये 3 अक्षर हैं। क्या हैं? ये 3 क्या हैं? अक्षर हैं। और वर्ण जो हैं, वर्ण की हम बात कर रहे हैं, तो इसे देखें, जो क अक्षर है वो क अक्षर किससे मिलकर के बना है? वर्ण से मिलकर, यानी क प्लस अ से। आपको पता है कि कोई भी जो व्यंजन होता है वो किसकी सहायता से बोला जाता है? कोई भी व्यंजन हमेशा और हमेशा आप ध्यान रखें कि स्वरों की सहायता से। व्यंजन जो होते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा कि जो व्यंजन होते हैं वो किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। राइट, तो जो अक्षर है वो इसमें कितने हैं? 3। और वर्ण की हम बात करें तो वर्ण कितने हैं इसमें? 6। आप देख रहे हैं ये। राइट, तो समझ में आ गया। इसको हम वर्ण पल्लवन, हमने ये क्या कर दिया? कलम का वर्ण पल्लवन कर दिया। और ये क्या है? वर्ण संक्षेपण है। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेता है, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा हमने देखा हिमालय का, करके देखते हैं। तो हिमालय में हम देखेंगे अक्षर कितने हैं? 4 हैं, और वर्ण कितने हैं? 8। जैसे ह प्लस ई प्लस, इसको हमने वर्ण पल्लवन कर दिया है, क्योंकि जो ही है, ही अक्षर है, वो ह प्लस ई से मिलकर के क्या है? बना हुआ है। ये जो हलंत लगाओ, इसका मतलब होता है ये स्वर आधा वर्ण है, मतलब ये स्वर की सहायता से पूरा हो जाता है, इसमें स्वर समाहित है। इससे हमने स्वर को अलग कर दिया, ये उसका मूल रूप आ गया। राइट, चलिए आगे देखते हैं। ये बातें आपको क्लियर हो गई। मैंने वर्ण संक्षेपण और वर्ण पल्लवन भी आपको बता दिया। अब हम देखते हैं हिंदी वर्णमाला में कितने वर्णमाला के बारे में। टोटल 52 वर्ड होते हैं। ये 2 भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। व्यंजनों की कुल संख्या होती है 39। राइट, कितनी संख्या होती है? 39। लेकिन परंपरागत रूप से व्यंजनों की जो संख्या है आप उसे 35 मान सकते हैं। कितनी मान सकते हैं? 35, क्योंकि उसमें जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उनको काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे कुल संख्या कितनी है? 39, इसको ध्यान रखें। अच्छा, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। देखिए, मैंने यहाँ पे 11 और 13 लिखे हुए हैं, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको आंसर लगाना है 11। एग्जाम में क्या आंसर लगाना है? 11। ये हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर बोल रहे हैं। यदि आपसे पूछ रहा है कि परंपरागत रूप से स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो होती है 13। कैसे समझते हैं? आइए इनको हम समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से। देखो, पहले समझे बेटा, आ इ ई उ ऊ ए, ये हमने देखा है। और ये यहाँ पर इनको आप काउंट करोगे तो ये आपको 13 दिखाई देंगे। इनमें से ये जो 2 हैं, अंग है, इनको बोला जाता है अयोग वाह। क्या बोला है? अयोग वाह। अ मीन्स नहीं,
योग जिनका किसी के साथ योग नहीं बनता है, जिनकी किसी के साथ बनती नहीं, वाह का मतलब होता है अर्थ। लेकिन ये अर्थ को अपने आप में अर्थ को वाह करते हैं, अर्थ को लेकर के चलते हैं, राइट। इनका योग किसी के साथ नहीं बनता है, लेकिन इनका अपना एक अर्थ होता है, राइट। आप देख रहे हैं अंग है, जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं, जैसे अ आ इ ई। इनमें हमें किसी और की सहायता लेनी नहीं पड़ रही है। लेकिन आप जब अंग है बोलोगे तो इसमें आपको खुद सहायता लेनी पड़ रही है। लेकिन स्वर की परिभाषा क्या कहती है? स्वतंत्र उच्चारण होना चाहिए उनका, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा, इसलिए ये फेल कर जाता है। लेकिन ये अर्थ को क्या करते हैं? वाह करते हैं, इनकी वजह से अर्थ मिलता है। यानी एक काम, जैसे व्यंजन है तो कंग है, यानी व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से, तो इस केस में ये स्वर हो जा रहे हैं और इस केस में ये व्यंजन हो जा रहे हैं। इसलिए इनका योग नहीं बन रहा किसी के साथ में, लेकिन ये अर्थ को पूरा करते हैं। क्या करते हैं? अर्थ को पूरा करते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है अयोग वाह। इसलिए स्वरों की जो कुल संख्या है वो 11 है और परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है। इस बात को ध्यान रखें, राइट। तो इनको ना तो स्वर माना जाता है ना ही व्यंजन माना जाता है, इनको हम बोलते हैं अयोगवा। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि अयोगवा क्या है, तो यही अंग है। ये दोनों क्या है? इसमें ये जो अंग है इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं इसको? अनुस्वार। और अंग है इसको बोलते हैं हम विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है, इन दोनों को ध्यान रखें, ठीक है। तो स्वर समझ में आया। स्वर क्या है? स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण होता है वो स्वर कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 11 है, परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 है, राइट। व्यंजनों की संख्या 39 है, परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 35 है, जिसमें हम यदि संयुक्त व्यंजन को निकाल दें तो, राइट। व्यंजन क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता, जैसे क, तो क के बाद अ की ध्वनि क कैसे बना है? क प्लस आ से, ठीक है, इससे बना हुआ है। इसका मतलब स्वर की ध्वनि ख के बाद आ की स्वर की ध्वनि आ रही है। अंग, ये क्या है? अयोगवा। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखें। दो होते हैं अयोगवा, कौन से? अंग और दूसरा अंग है। तो अंग को क्या बोलते हैं हम? अनुस्वार, और इसको क्या बोलते हैं हम? विसर्ग। क्लियर हुई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने स्वर और व्यंजन के बारे में आपको बता दिया, उनकी कुल संख्या के बारे में भी आप समझ चुके हैं। आगे हम बढ़ते हैं, स्वरों के प्रकार की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं? स्वरों के प्रकार की तरफ। तो स्वर के प्रकार हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है ये इसका, स्वर का। तो उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर के प्रकार होते हैं वो है आपका मूल स्वर, दूसरा होता है संधि स्वर। उत्पत्ति के आधार मूल स्वर। मूल स्वर क्या है? मूल स्वर में 4 स्वर आ जाते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये मूल स्वर में आ जाते हैं। इंपोर्टेंट है, मार्क कर लें, पूछेगा मूल स्वर किन्हें कहते हैं। इनको हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, इनको हम ह्रस्व या लघु स्वर भी बोलते हैं इनको, राइट। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है टाइप है संधि स्वर। क्या है दूसरा टाइप? क्या है? संधि स्वर। तो इनको ध्यान रखें। संधि स्वर को हम गुरु स्वर भी बोलते हैं या दीर्घ स्वर भी बोलते हैं, ये आप याद रखें। ये भी 2 प्रकार के होते हैं संधि स्वर। एक होता है मूल दीर्घ स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। संधि का मतलब क्या हो रहा है? 2 स्वरों से मिलकर के जो स्वर बन रहे हैं उनको हम संधि स्वर कहते हैं। सिंपल सी बात है, संधि का मेल ही जुड़ना होता है। आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो संधि स्वर इनका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि ये 2 स्वरों के, ये किसी स्वर की सहायता से नहीं बने, ये तो अपने आप में ही मूल है। अ सिंगल है, ये किसी से मिलकर नहीं बना, ई भी किसी से मिलकर नहीं बनी। अब यहाँ इसमें देखेंगे मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। तो मूल दीर्घ स्वर क्या है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये क्या है? मूल दीर्घ स्वर है, राइट। और बाकी के ये क्या है? ए ओ औ, ए ओ औ, ये क्या है? संयुक्त दीर्घ स्वर हैं। वैसे देखा जाए तो ये सारे के सारे ही दीर्घ हैं, देख रहे हो ना, संधि स्वर हैं, इनको हम दीर्घ भी बोलते हैं। वैसे ये ओवरऑल सारे के सारे क्या हैं? दीर्घ हैं। अब उसमें भी टाइप बन गया, मूल दीर्घ स्वर कौन से हैं और संयुक्त दीर्घ स्वर कौन से हैं। यानी है तो वैसे तो सारे ही दीर्घ स्वर हैं, लेकिन इसमें से कुछ मूल दीर्घ स्वर हैं, कुछ संयुक्त हैं। समझिए इस बात को, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो यहां बच्चा जो कंफ्यूज हो जाएगा, राइट। समझने की चीज है बहुत। देखिए मूल दीर्घ स्वर वो होते हैं जो सजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं। किससे? सजातीय स्वर। सजातीय मतलब एक ही जाति के लोगों से, एक ही जैसे अक्षरों से मिलकर। लोग का मतलब यहाँ पर है हमारे वर्ण से है, अक्षरों से है। जैसे हमने बात किया बड़ा आ, ये जो बड़ा आ है ये अ प्लस अ से मिलेगा तब भी बड़ा आ ही बनेगा।
बड़ा आ प्लस अ से मिलकर भी बन सकता है। तो अ और आ से मिलकर ही बड़ा आ बन रहा है, मतलब ये सजाती है, एक ही तरह के वर्णों से मिलकर के बन रहा है। इसी तरीके से ई, तो ई प्लस ई बनेगा, बड़ी ई प्लस बड़ी भी ई बनेगा, बड़ी ई प्लस छोटी भी ई बनेगा। हैं एक ही उसके, एक ही वंश के हैं, एक ही जाति के हैं, जिनके मेल से ये क्या बन रहा है, मूल दीर्घ। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं संयुक्त स्वर की। किसकी बात करते हैं, संयुक्त स्वर की। तो ये क्या है, विजातीय वर्णों के मेल से। किससे, विजातीय वर्णों के मेल से। कैसे, समझिए। जैसे जो ए है, वो ए किससे मिला है, ए बनता है आपका अ प्लस ई से। किससे बनता है, अ प्लस ई से बनता है ए। तो आप इसमें देख रहे हैं आ अलग वर्ण है और ई अलग वर्ण है, दोनों अलग अलग हैं। और ये जो ए बनती है, ये किससे बनेगी, अ प्लस ए से। इसमें अ और आ प्लस ए भी क्या बनेगा, यही मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया है, इनमें से कुछ भी, ठीक है। तो ये अलग अलग हैं दोनों, आ भी अलग है, ए भी अलग है। यानी इसमें समझ में आया कि ये विजातीय वर्णों के मेल से बने हुए हैं। ऐसे ही ओ बनेगा, तो ओ जो बनता है वो किससे बनेगा, आपका ओ बनेगा आपका अ प्लस उ से आपका ओ बन जाएगा, राइट। अ प्लस उसे ओ बन जाएगा। इसमें कहीं चाहे आप बड़ा आ ले लें और बड़ा ऊ ले लें, तब भी क्या बनेगा, ओ ही मिलेगा। यानी कुल मिलाकर ये देखा कि विजातीय वर्णों के मेल से बन रहा है ओ। क्लियर है। ऐसे ही हमें ये वाला औ बनाना है, तो औ के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा, अ प्लस ओ। देखो ए भी अलग अलग है, अ है, ये ओ है, तब आपका औ बनेगा इस तरीके से। तो आपको ये बात क्लियर हो गई। यानी मूल दीर्घ स्वर कौन से हैं, जो सजातीय वर्णों के मेल से बने हुए हैं, और संयुक्त स्वर कौन से हैं, जो विजातीय वर्णों के मेल से बने हुए हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहाँ पे जो एग्जाम में है वो क्वेश्चन क्या, यहाँ पर जो बात मैंने क्लियर की है, आप इसको बहुत अच्छे से इस टाइप को ध्यान रखें। बाकी के टाइप में अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। आपको समझे, हमने उत्पत्ति के आधार पर देखा स्वर, मूल दीर्घ स्वर, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर को ह्रस्व या लघु स्वर भी बोलते हैं इनको, और संधि स्वर को हम गुरु या दीर्घ स्वर भी बोलते हैं। तो मूल स्वर कौन से हैं आपके, ये 4 हैं, और संधि स्वर में ये बाकी के सारे किस में आ जाते हैं, संधि स्वर में आ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से 3 ये, 4 ये, 7 और 4 11, टोटल कितने हो गए, 11 हो गए ब्रह्म, राइट। अब समझिए, इसमें मूल दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आ जाता है। संयुक्त में ए, ऐ, ओ, औ ये आता है, इसको ध्यान। अब जैसे क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है ऐसे, या नहीं सॉरी दीर्घ नहीं, हाँ दीर्घ ही आप रख लीजिए, यही क्वेश्चन पूछेगा, दीर्घ स्वर है। उसने ऑप्शन दिया ए ऑप्शन दिया आ, बी ऑप्शन दिया ए, सी ऑप्शन दिया अ, और डी ऑप्शन उसने दिया औ। अब देखिए, अब यहाँ पे बच्चा फंसेगा, क्या करेगा बच्चा, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, तो आपको शायद अच्छे से समझ आएगा। जैसे हमने पूछा कि दीर्घ, क्वेश्चन क्या किया उसने, दीर्घ क्वेश्चन पूछे, स्वर है निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है। ऑप्शन ए उसने डाला आ, ऑप्शन बी उसने ऑप्शन डाला ए, ऑप्शन सी उसने डाल दिया ओ, और डी डाल दिया उसने औ। अब यहां पर बच्चा कंफ्यूज होगा। मैंने पूछा है, क्वेश्चन क्या किया है कि दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर क्वेश्चन, लेकिन ये तो सारे के सारे ही दीर्घ स्वर हैं। अब बच्चा ऑप्शन में क्या लगाएगा, अब अंदाजा मारेगा टिक करेगा, लेकिन नहीं, आपको गलती नहीं करनी, आपको सावधान। यानी दीर्घ स्वर की बात कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मूल दीर्घ स्वर पूछ रहा है, तो आपको आ पे टिक करना है। ये दीर्घ स्वर है, ये क्या है, मूल दीर्घ स्वर तो यही है, बाकी के ये तो बनाए गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग। तो मूल रूप से दीर्घ स्वर कौन सा है, आ है, राइट। और ये जो दीर्घ स्वर हैं ये मूल में नहीं आते हैं, ध्यान रखिए। है वैसे तो ये सारे के सारे चारों ही ऑप्शन क्या है, दीर्घ हैं, लेकिन आपको आंसर क्या है लगाना है, इसमें आ लगाना है, क्योंकि ये मूल दीर्घ स्वर की बात कर रहा है, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो इस तरीके से दिमाग से चलना है। तो आज हमने वर्णमाला के बारे में सीखा। वर्णमाला क्या है, वर्णों का व्यवस्थित समूह या लिपि चिन्हों का व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। लिपि के बारे में मैंने बताया कि जो भाषा को लिखने का तरीका होता है वही क्या होती है, लिपि। जैसे हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, और उर्दू की लिपि फारसी है, ये हमने देख लिया था। फिर मैंने आपको वर्ण से मिलकर के क्या बनाना है, अक्षर
और अक्षर से मिलकर के क्या बनता है, शब्द या पद, और पद से मिलकर के क्या बनता है, आप पदबंध बनता है, फ्रेज जिसको बोलते हैं। पदबंध से उपवाक्य, उपवाक्य से वाक्य। तो वर्ण को हम ध्वनि भी बोलते हैं, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और उपवाक्य भाषा की वाक्य जो है वो भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, राइट। चलिए, तो आज वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी के आगे स्वरों के जो टाइप बचे हुए हैं और वर्ण के बारे में, वो व्यंजन के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें अपने विचार दे सकते हैं किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और इसे अपने दोस्तों के पास में शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।